अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे आज जो है हम अपना पेरियो का जो चैप्टर है डेंटल प्लाक एंड कैलकुलस इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पेरियोडोंटोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है थर्ड ईयर बीडीएस का, ठीक है, उसका जो है ये चैप्टर है डेंटल प्लाक एंड कैलकुलस। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो बेटे डेंटल प्लाक में इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कि डेंटल प्लाक को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि वाइपा में फिर आपको वो डेफिनेशन पूछते हैं कि बेटा डेफिनेशन बताएं, तो फिर आपको डेफिनेशन वाइज भी पता होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेंटल प्लाक बनता किस तरह से है, फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लाक। फिर उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, किन चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, फिर टाइप्स कितनी होती है, डेंटल प्लाक की कितनी टाइप्स होती है, सुप्रा जिंजाइवल, सब जिंजाइवल। ठीक है, ये सारी चीज़ है। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्री ऑफ प्लाक, मतलब किस तरह से एंट्री होती, सॉरी एंटल प्लाक किस तरह से होता है, सिग्निफिकेंस क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंटल प्लाक की। ठीक है, उसके बाद है कैरियोजेनेसिटी ऑफ प्लाक, कि भाई क्या किस वजह से होता है, क्या वजूहत है जिस वजह से हो जाता है, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, मैं इसको जूम ही करके रखूँगी क्योंकि फिर नज़र नहीं आएगा ना आप लोगों को। अच्छा, डेंटल प्लाक क्या है? डेंटल प्लाक एक एडहेरेंट डिपॉजिट है। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ में, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं साथ साथ अपने नोट्स में ना, शॉर्ट वाइज, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने रखी है, और ये बहुत डिटेल वाइज है ना। कुछ बच्चों को इससे पढ़ने में परेशानी होती है, क्योंकि इस तरह से जो भर भर की पीपीटी होती है ना, इससे बच्चे दूर भागते हैं। तो अगर आप साथ साथ सुन रहे हैं तो साथ साथ लिखिए भी जो मैं बता रही हूँ। तो डेंटल प्लाक में सबसे पहले आपने ये लिखना है कि ये क्या है, एक एडहेरेंट डिपॉजिट है। ठीक है, और कहाँ पे ये फॉर्म होता है, ऑन द सरफेस ऑफ टूथ। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, एडहेरेंट डिपॉजिट होता है डेंटल प्लाक और एडहेरेंट डिपॉजिट। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। इट कंसिस्ट एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कंटेनिंग अ डेंस कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल। और ये क्या है, डेंटल प्लाक एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, मतलब ये किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, और इसके साथ क्या होता है, प्लस करके लिख दे डेंस कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल, बस ये लिख दे। ठीक है, कि ये इन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा होता है। इट फॉर्म रैपिडली, आपको पता है कि ये बहुत तेज़ी से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, अच्छा, ये किन मरीज़ों में किन पेशेंट्स में ये बनता है और फिर फैलता है, तो ये उन पेशेंट में होता है जो बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा हाई सक्रोज डाइट ले रहे होते हैं। ठीक है, अपरेंटली इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई सक्रोज डाइट। तो आपने जो है ना, इसको एक बुलेट पॉइंट में लिख लेना है कि हाई सक्रोज डाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इट इज़ फाउंड ऑन दी लिंगुअल एंड लेबियल सरफेस ऑफ द इंटीरियर टीथ। तो ये तो आपको पता है ना, इंटीरियर टीथ कौन से होते हैं हमारे, हैं कैनाइन हो गए, सेंट्रल इंसाइजर हो गए, लेटरल इंसाइजर हो गए। ठीक है, ये सारे इंटीरियर टीथ। तो इनकी क्या होगा, अगर ये इंटीरियर टीथ है तो जो हमारी लिप्स की तरफ है वो कौन सी सरफेस होती है, वो आपकी लेबियल सरफेस होती है। जो आपकी टंग की तरफ होती है वो कौन सी सरफेस होती है, लिंगुअल सरफेस होती है। तो लेबियल और लिंगुअल सरफेस दोनों पे ये डेंटल प्लाक पाया जाता है। ठीक है, जब आप स्केलिंग करेंगे थर्ड ईयर में, ठीक है, पेरियो सेक्शन में, तो तब आप देखेंगे कि पेशेंट के इंटीरियर टीथ के लेबियल और लिंगुअल दोनों साइड पे क्या होगा, प्लाक आपको नजर आएगा। ठीक है, और ऑन दी बकल और लिंगुअल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ, और पोस्टीरियर टीथ जिस तरह से प्री मोलर हो गए, मोलर हो गए। ठीक है, तो उनकी क्या होगा, लिंगुअल कौन सी, वही जो टंग की साइड होगी। ठीक है, और बकल कौन सी होगी, जो आपकी जो हमारी चीक्स की तरफ होगी वो बकल साइड होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो लिप्स नहीं होती, वहाँ पे तो हमारी चीक्स होती है, तो इसी वजह से वो बकल साइड होती है, जबकि इंटीरियर टीथ की वो लेबियल साइड होती है। ठीक है, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्पेशली अराउंड दी मैक्सिला एंड मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। तो आप जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो जब आपकी रोटेशंस होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मोस्टली पेशेंट्स होंगे ना, उनकी जो पोस्टीरियर टीथ इफेक्ट होंगे ना, वो या तो मैक्सिलरी या मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर होगा, ये मोस्टली अफेक्टेड होते हैं। ठीक है,
तो ये वाला आपने एक तो MCQs के लिए भी याद रखना है, ये मेन पॉइंट है। ये बाकी सारी बातें तो आपको पता थी कि यार लेबियल लिंगुअल सरफेस पे होती है या लिंगुअल और बकल सरफेस पे होती है, ठीक है। अच्छा, जो मेन पॉइंट है ना वो ये वाला पॉइंट है कि अराउंड द मैक्सिलरी और मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर मोस्टली इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट था और इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि हाई सक्रोज डाइट की प्रेजेंट में ये ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया। उसके बाद है कि डेंटल प्लाक रेजिस्ट दे 2 मिनट रुके ज़रा, मैं इसको मिटा दूँ ना, वरना कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, डेंटल प्लाक रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ फूड ड्यूरिंग मास्टिकेशन। अब ये डेंटल प्लाक क्या करता है, जब डेंटल प्लाक होता है ना तो ये रिस्क करता है, जो फ्रिक्शन होती है ना फूड की ड्यूरिंग मास्टिकेशन, जब हम मास्टिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फूड की जो फ्रिक्शन होती है वो जो रेजिस्ट होती है ना वो डेंटल प्लाक की वजह से होती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। इट कैन ओनली बी डिटेक्टेड क्लिनिकली आफ्टर इट रीच अ सर्टेन थिकनेस, पर स्मॉल अमाउंट कैन बी मेड ऑब्वियस व्हेन स्टेन विद डिस्क्लोजिंग एजेंट, डिस्क्लोजिंग टैबलेट्स की फॉर्म में डिस्क्लोजिंग एजेंट्स होते हैं, जिससे हम क्या कर लेते हैं, क्लिनिकली हम डिटेक्ट कर लेते हैं डेंटल प्लाक को इन ओरल कैविटी, ठीक है। या वो ऐसे भी नज़र आ जाता है अगर वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा थिकनेस हो गई होगी उसकी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लिनिकली भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो एक हाईएस्ट थिकनेस तक अगर वो डेंटल प्लाक गया होगा ना तो आपको क्लिनिकली खुद दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको नहीं दिख रहा और आपको महसूस हो रहा है तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्लोजिंग एजेंट यूज़ करेंगे। डिस्क्लोजिंग टैबलेट्स होती है, जिससे जो है क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ, जो एक टेस्ट होता है डिस्क्लोजिंग एजेंट मतलब डालने से आपको पता चले कि हाँ डेंटल प्लाक है, ठीक है। अच्छा, इन स्टेग्नेशन एरिया द बैक्टीरियल इन डेंटल प्लाक कैन फॉर्म एसिड फ्रॉम शुगर इन द माउथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद अटैक टूथ सर्फेस। तो ये तो आपको पता ही है कि जो स्टेग्नेशन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है ना, जो डेंटल प्लाक की अभी जब आप देखेंगे ना ये क्या चीज़ है, जिस तरह से मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के तहत बैक्टीरियल की डेंस कंसनट्रेशन होती है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है डेंटल प्लाक में, ठीक है। वो क्या करता है कि एसिड को बना रहा होता है, फॉर्म एसिड। किस तरह से बनाता है एसिड को, फर्मेंटेशन के थ्रू। किसकी फर्मेंटेशन होती है, शुगर की। फ्रॉम शुगर की फर्मेंटेशन से जो है ना आपका क्या बनता है, एसिड बनता है, फॉर्म एसिड फ्रॉम शुगर, ठीक है। तो ये वाला मेन पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, और जब वो एसिड बनेगा तो खुद सोचो, एसिड क्या करेगा, आपकी टूथ सरफेस को डिज़ोल्व कर देगा, ठीक है, आपकी टूथ सरफेस पे अटैक करेगा। तो बेटे ये तो पूरा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे डेफिनेशन पे। तो आपको इंट्रोडक्शन से तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि डेंटल प्लाक है क्या चीज़। अब हम वन बाय वन डिटेल में चलेंगे। ये डेफिनेशन है, क्लिनिकली डेंटल प्लाक इज initial adherent deposit that form the tooth surface which is made up of an organic matrix containing this constitution of bacteria। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। डेंटल प्लाक क्या होता है, ये टूथ सरफेस पे, ये एडहेरेंट डिपॉजिट है, टूथ सरफेस पे डिपॉजिट होता है। और ये किससे बना होता है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के साथ साथ प्लस करके आप लिख दीजिएगा डेंस कंस्टिट्यूशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इफ़ नॉट रिमूव रेगुलरली, और अगर आप इसको डेंटल प्लाक को रिमूव नहीं करेंगे ना तो फिर ये मिनरलाइज हो जाएगा। और जब डेंटल प्लाक मिनरलाइज होगा ना फिर क्या बनेगा, डेंटल कैलकुलस बनेगा। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर उसके बाद डेंटल कैलकुलस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो आपके कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरोडेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो कि नेक्स्ट चैप्टर आपका यही है, पेरोडेंटल प्रॉब्लम्स को मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने नोट्स में इस तरह से लिखना है कि पहले डेंटल प्लाक होता है, उसके बाद जब वो मिनरलाइज हो जाता है एरो के ऊपर लिख दीजिएगा मिनरलाइज, फिर डेंटल कैलकुलस लिख दीजिएगा, फिर एरो के आगे पेरोडेंटल प्रॉब्लम्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको नॉलेज के लिए बताई कि डेंटल अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तो वो डेंटल कैलकुलस बन जाएगा और फिर पेरोडेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जो मेन डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बता दी थी वो ऊपर की है, ठीक है। लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि बेटा डेंटल प्लाक के बाद आगे क्या हो सकता है, ठीक है, तो बता दिया मैंने। अच्छा, अब ये बैक्टीरिया है तो बेटे इसमें स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह याद रखें। तो ये क्या है, वो बैक्टीरियल जो डेंटल प्लाक में हो सकते हैं कॉमनली ना। तो इसमें जो इसमें अर्ली और लेट है, मतलब जब डेंटल प्लाक शुरू में बनता है तो उसमें अर्ली कॉलोनाइजर जो कॉलोनी फॉर्म करते हैं अपनी, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो ये वाले होते हैं, ठीक है। कैप्नोसाइटोफेगा स्पीशीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
और विलोनेला स्पीशीज़ भी याद रख लीजिएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है कि आप इसको याद ना रख सके। एक्टिनोमाइसिस तो आपको पता होगा क्योंकि ये तो आपने सीडी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव को तो बिल्कुल नोट्स में छाप दें। जो अर्ली कॉलोनाइज़र है वो ग्राम पॉजिटिव है, और अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी लेट कॉलोनाइज़र, तो उसमें ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बैक्टीरिया इन डेंटल प्लाक की हेडिंग डालनी है अपनी नोट्स में, और अर्ली कॉलोनाइजर्स में आपने ये चारों के नाम तो लिखने हैं, ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव को तो बिल्कुल हाईलाइट कर देना है, और ये वाला आपको पता है एक्टिनोमाइसिस होता है, और ये 2 आपने याद रखने, ये 4 आप याद रख ले, बाकी नीचे के छोड़ दें। डेंटिकोला को आप डेंटल प्लाक से याद रख लें, बाकी अगर ना भी याद रखें, बस ये 4 तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अर्ली मैंने आपको बता दी, अर्ली कॉलोनाइजर। अब लेट कॉलोनाइजर में जो है ना, अब लेट कॉलोनाइजर में आपने, मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ, ठीक है। ट्रेपोनीमस स्पीशीज़, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं याद हो रही तो बस ये याद रख लें, मोटाइल ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं लेट कॉलोनाइजर में, ठीक है, क्या होते हैं। और एक ट्रेपोनीमस स्पीशीज़ याद रख लें, ये 2 याद रख लें कम से कम ना। तो क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि डेंटल प्लाक में जो अर्ली होते हैं वो तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और बाकी 3 एक्टिनोमाइसिन, कैप्टो, वो वेनोले क्या था, हाँ विनोले, वेलोनेला था, और कैप्नोसाइटोफेगा था, ठीक है। ये अर्ली थे। और लेट में मैंने क्या बताया, जो बाद में आते हैं, ठीक है, जो बाद में आते हैं, जो लेट कॉलोनाइजर्स होते हैं, उसमें आपकी ग्राम नेगेटिव रॉड्स और मोटाइल लव्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मोटाइल क्यों होगा, अच्छा चलो आप लोग रट्टा न लगाए, मैं आपको बताती हूँ। मोटाइल इस वजह से होगा क्योंकि आपको पता है कि लेट कॉलोनाइजर्स में क्या होगी, प्रोग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोग्रेशन कैसे होगी, जब वो क्या होगा, मोटाइल होगा, तभी तो प्रोग्रेशन होगी ना। इस तरह से हिंट ले लें, ठीक है। और ट्रेपोनेमस स्पीशीज़ याद रख लें, ठीक है। तो मैं आप लोगों का इसका जो है ना मंडे को टेस्ट लूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने फ़ौरन ही इसको मेमोराइज़ कर लेना इन सारी चीज़ों को। अच्छा, specific plaque hypothesis state that not all plaque is pathogenic, and pathogenically depends on the presence of certain specific microbial pathogen in the plaque। अब ये कह रहे हैं कि कोई डेंटल प्लाक ना, मतलब जो हाइपोथेसिस थी वो ये बताती है कि तमाम प्लाक पैथोजेनिक नहीं होते। वो मतलब पैथोजेनिटी किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन, जो अभी आपने देखे, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि माइक्रोबियल पैथोजन होंगे तो वो क्या करेगा, शुगर को एसिड में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये एसिड क्या करेगा, तो सरफेस को डिज़ोल्व करेगा, ठीक है। तो अगर ये बैक्टीरिया ही नहीं होंगे, ठीक है, जो कि शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात हो कि वो डेंटल प्लाक आपकी तो सरफेस को नुकसान नहीं दे रहा। लेकिन अगर डेंटल प्लाक में बैक्टीरिया है तो फिर तो वो जाहिर सी बात है पैथोजेनिक, मतलब उसकी पैथोजेनिटी बैक्टीरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे मतलब आपको याद रहनी चाहिए, इतनी कोई ज़्यादा ध्यान ना दे इसमें। अच्छा, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लाक। इस तरह के हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन किस तरह से फॉर्मेशन होती है डेंटल प्लाक की। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि पेलिकल डिपोजिशन होती है तो सरफेस पे, ठीक है। फिर बैक्टीरिया उसके साथ क्या कर जाता है, एडहेयर कर जाता है, ये आपने ना अपने नोट्स में लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद जब बैक्टीरिया उसके साथ एडहेयर करता है ना, फिर वो ग्रो करता है, और एक दूसरे के साथ वो मतलब वो बैक्टीरिया फिर ग्रो करता है, और फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर उनको एक दूसरे से अटैच होते रहते हैं। इस तरह से फिर क्या होती है, प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अपने नोट्स में लिखिएगा कि सबसे पहले पेलिकल होता है, ठीक है, फिर इसमें आपका जो है बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होती है। पेलिकल की डिस्पोजिशन तो हमारी तो सरफेस पे होती है ना, जब बैक्टीरिया उसके साथ आ जाता है, ठीक है, तब आपका जो है ना डेंटल प्लाक की फॉर्मेशन होती है। अगर बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, तो जिस तरह से हमने अभी ऊपर पढ़ा कि फिर वो आपके नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाता है फिर वो डेंटल प्लाक की कंडीशन हो जाती है। अच्छा, पेलिकल डिपोजिशन। अब आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि मैम ये पेलिकल डिपोजिशन क्यों होती है और किस तरह से होती है। तो वो जो जब टूथ एरप्ट होता है ना, जब कोई डेंटल प्रोफाइल एक्सिस होती है, तो स्लैवरी प्रोटीन जो होती है ना, वो क्या होती है,
सेपरेटली और सेलेक्टिवली क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जो आपका इनेमल सरफेस है ना, ये आपका तूत है। अब इसमें क्या होती है, जो आपकी सिलेबरी प्रोटीन है, हमारे ग्लैंड्स है ना, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ठीक है, ये सारे जो ग्लैंड है, तो ये सिक्रीशन करते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इनकी जो सिक्रीशन है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है एनिमल सरफेस पे, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से फिर ये इनेमल पेलिकल बनता है, ठीक है। तो पेलिकल डिपोजिशन किस तरह से होती है, आप लोग क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे। और अच्छा, आपको अगर वो पूछ ले कि सिलेबरी प्रोटीन्स कौन सी होती है, जो सिलेबरी ग्लैंड से जो सिलेबरी प्रोटीन्स होती है, जो एब्जॉर्ब होती है एनिमल, वो कौन सी होती है, तो आपने ये याद रखना है, प्रोलीन रिच प्रोटीन 3 और PR4, PRP4, ठीक है। तो ये आपके एनिमल सरफेस पे क्या हो रही होती है, डिपॉजिट हो रही होती है ये इन्हें सिल्वरी प्रोटीन, ठीक है। और फिर यही आपका क्या बनाती है, इनेमल पेलिकल बनाती है। और फिर ये पेलिकल मतलब ये नुकसानदेह नहीं होता ना, लेकिन क्या होता है कि जब पेलिकल बन जाता है, ये प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाती है और आप अपनी ओरल हाइजीन क्लीन नहीं रख पाते, तो फिर बैक्टीरिया भी आ जाता है, फिर इसके साथ मिल के लिंडल प्लाक की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से पेलिकल फॉर्मेशन होती है, सेलुलर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन और एनिमल सरफेस, ठीक है। कौन सी सेलुलर प्रोटीन है, प्रोलीन रिच प्रोटीन 3, PRP4 और क्या है, एक है स्ट्रेथरिन, ठीक है। तो ये 3 आपने याद रखनी है, आपसे बार बार भी पूछ सकते हैं, MCQ भी आ सकता है। तो ये पेलिकल डिपोजिशन मैंने बता दी। उसके बाद आ जाता है कि बैक्टीरिया एडहेरेंस किस तरह से होती है। तो बेटे, ड्यूरिंग इनिशियल एडहेरेंस इंटरेक्शन अगर मेनली बिटवीन स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंड दी पेलिकल। इस तरह से मैंने आपको बताया कि बेटे सबसे पहले तो आपकी तो सरफेस पे पेलिकल डिपोजिशन होती है, और किस तरह से होती है, स्लेवल प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, जिसमें स्टेथरिन है, PRP4 है, ठीक है। तो वो प्रोटीन जब उसकी एब्जॉर्प्शन होती है तो पेलिकल डिपोजिशन होती है। फिर उस पेलिकल में जब बैक्टीरियल इंटरेक्शन होती है, ठीक है, स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंड दी पेलिकल इंटरेक्शन, इनके दरमियान जब इंटरेक्शन होती है तो आपका इनिशियल एडहेरेंस होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल एडहेरेंस का ये क्या होता है, इनिशियल एडहेरेंस होता है। उसके बाद क्या होता है कि लैक्टिन इन दी बैक्टीरिया सरफेस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर इन द पेलिकल एंड बिकम लिंक, ठीक है। तो ये तो इनकी इनिशियल एडहेरेंस है कि भाई इंटरेक्शन हो गई पेलिकल की बैक्टीरिया से। अब इसके बाद ये बैक्टीरिया खुद को मजबूत कैसे बनाता है, ठीक है। मजबूत बनाने का मकसद कि किस तरह से इसके साथ जो है ना अपना लिंक हमेशा के लिए कर देता है, और फिर पूरी ओरल कैविटी में फैलना स्टार्ट कर देता है। तो फिर ये बाद में क्या करता है, जो लैक्टिन होता है ना, ये बैक्टीरिया है ना, इसकी सरफेस पे होता है लैक्टिन। ये मेन चीज़ है, ये आपसे MCQ में भी आ सकता है, बार बार भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया सरफेस पे वो कौन सी चीज़ है, वो लैक्टिन है, जो कि क्या करवाती है, जो कि जो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है ना पेलिकल में, उसको रिकॉग्नाइज़ करती है। और जब रिकॉग्नाइज़ करती है कि हाँ भाई पेलिकल जो डिपोजिशन हुई है उसमें ये वाले कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है, इसको रिकॉग्नाइज़ करती है और फ़ौरन बैक्टीरिया इसके साथ लिंक कर जाता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है पेलिकल में, उसके साथ लिंक करने के बाद क्या करेगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या करेगा। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर को क्यों रिकॉग्नाइज़ करवाया लैक्टिन के थ्रू, और फिर उससे लिंक बनवाया बैक्टीरिया ने पेलिकल में, क्यों करवाया, क्योंकि बेटे यही तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है कि फिर क्या करेगा बैक्टीरिया, वो जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, या शुगर कह लो, कार्बोहाइड्रेट कह लो या शुगर कह लो, इतना तो पता होगा ना आप लोग को, बच्चे तो नहीं हो ना, पढ़ कर आए हो सब कुछ, ठीक है। तो फिर ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको कन्वर्ट करेगा एसिड में, या शुगर है उसको कन्वर्ट करेगा एसिड में। भी ऊपर मैंने बताई, जो एसिड होगा तो फिर वो क्या करेगा, जो इनेमल सरफेस है उसको क्या कर देगा, उसको डिज़ोल्व कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तबाही मचाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और फर्मेंटेशन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट को ये कार्बोहाइड्रेट से ये एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो, फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। ये लैक्टिन ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये PDF ऐसी है कि इसको अगर आप एक दफ़ा पढ़ लें और जो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ इस तरह से नोट्स बना लें, तो एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम सो आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, और फिर इस तरह से जो है इंटरेक्शन होती है, सब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन प्लाक फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये
देख ले, वैसे इतना कोई वो नहीं है। आगे देख, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एडिशन एंड अटैचमेंट अकर बिटवीन। जो एडिशन, अब हम देख रहे हैं कि भाई एडिशन जो है ना, ये जो अटैचमेंट है वो किनके दरमियान होती है, वो तो या तो बैक्टीरिया और क्लीन टूथ सरफेस के दरमियान होगी, ठीक है। ये आपका क्लीन टूथ सरफेस है जिस पे क्या पड़ा हुआ है, पेलिकल की डेपोजिशन हुई है। अब आके बैक्टीरिया ने इसके साथ इंटरेक्शन कर ली और फिर आपको कहानी मैं बता चुकी हूँ कि क्या हुआ। तो या तो ये वाली इंटरेक्शन हो सकती है, या क्या हो सकता है, ये वाला मैंने सेकंड वाला बताया है कि पेलिकल और बैक्टीरियल जो अभी हमने ऊपर बात की है। या दूसरा ये कि बिल्कुल क्लीन टूथ सरफेस है, ठीक है। बंदा अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहा है, डेली ब्रश कर रहा है, तो उसकी जो टूथ सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन है, और बैक्टीरिया उस पर आके बैठ गया है कि भाई कभी मौका मिले तो मैं पेलिकल के साथ इंटरेक्शन करूँ। मतलब कभी ये बंदा ब्रश ना करे और पेलिकल डिपोजिशन मिल जाए मुझे और मैं फ़ौरन अपना काम शुरू कर दूँ। तो पहला वाला ये है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या है, बैक्टीरिया इन सम स्पीशीज़ के बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसे पेलिकल नहीं मिल रहा क्योंकि बंदे की ओरल कैविटी अच्छी है, लेकिन बैक्टीरिया घूम रहा है कि कभी ना कभी तो मौका आएगा। और दूसरी स्पीशीज़ के साथ जो है ना वो क्या कर रहा है, मतलब मुहाइदे कर रहा है कि किसी तरीके से हमने जो है ना अपना काम करना है। मैं आपको इस तरह से कहानी से समझा रही हूँ ताकि आप इजीली बता सकें कि एडिशन कितनी तरह की होती है, ठीक है। बैक्टीरियल एंड डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। अब इसमें जो है ना बैक्टीरिया अपनी तरह की स्पीशीज़ से भी इंटरेक्शन कर सकता है और डिफरेंट स्पीशीज़ से भी कर सकता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो ये बैक्टीरिया जो है ना मुश्किल वक्त में डिफरेंट स्पीशीज़ से भी हेल्प ले सकता है। तो इस तरह से मैं आपको ना वो दे रही हूँ मुहावरे कह लो या जो भी, ताकि आपको याद रह सके। बैक्टीरिया एंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया और मैट्रिक्स की भी क्या हो सकती है, जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है उसके अंदर और बैक्टीरिया भी, उसकी भी इंट्रैक्शन हो सकती है। तो अगर आपसे टीचर पूछे कि बेटे एडिशन या अटैचमेंट कितनी तरह की होती है, तो आप बोलेंगे मैम 5 तरह की होती है। बैक्टीरिया और क्लीन टूथ सरफेस की हो सकती है, बैक्टीरिया और पेलिकल की हो सकती है, बैक्टीरिया और सेम स्पीशीज़ की भी हो सकती है, बैक्टीरिया एंड डिफरेंट स्पीशीज़ की भी हो सकती है, बैक्टीरिया एंड मैट्रिक्स की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है कि द एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट ऑरल बैक्टीरिया और डिफरेंट स्पीशीज़ एंड जेनरा इस टर्म को एग्रीगेशन। अब ये जो फोर्थ वाला है ना कि बैक्टीरिया एंड डिफरेंट स्पीशीज़, तो इसको कहते हैं को एग्रीगेशन। क्या कहते हैं, को एग्रीगेशन। तो टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा इसको क्या कहते हैं, तो आपने फ़ौरन बता देना कि मैम इसको को एग्रीगेशन कहते हैं, क्योंकि जो एसोसिएशन होती है बिटवीन डिफरेंट ऑरल बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ का जो एक इंटरेक्शन है या एसोसिएशन है, तो उस जेनरा में इस टर्म को को एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद है कि इट इज़ रेफर टू को एडिशन इफ वन पार्टनर ऑफ द पेयर अटैच टू द टू सरफेस। और को एडिशन क्या होती है कि एक पार्टनर जो है ना, एक पेयर है, ठीक है, बैक्टीरिया का एक पेयर है, और उसमें जो एक पार्टनर होता है ना वो जाके क्या कर देता है, तो सरफेस से अटैच हो जाता है, तो इसे को एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो को एडिशन क्या होता है, को एग्रीगेशन क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और मैंने जिस तरह से आपको समझाया है मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि ग्रोथ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये किस तरह से ग्रोथ होती है और किस तरह से बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। तो वंस द बैक्टीरिया इज अडेयर टू दी पेलिकल, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर एक दफ़ा पेलिकल के साथ बैक्टीरिया क्या हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपनी ग्रोथ लीड टू बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन। उसके बाद वो क्या करेगा, इसके साथ पहले तो इंटरेक्शन करेगा, दूसरी स्टेज आती है कि लेक्टिन होता है बैक्टीरियल सरफेस में जो कि कार्बोहाइड्रेट को रिकोगनाइज करता है स्ट्रक्चर को, उसके बाद लिंक करता है, फिर क्या करता है, तबाही और एक्यूमुलेट होता है और साथ स्प्रेड होता है। तो वही कह रहे हैं बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन इंक्रीज प्लाक मास, ठीक है। इस तरह से फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारी कहानी अगर आपने स्टार्ट से सुनी है तो आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है, कि फिर बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती है और फिर क्या होती है, इंक्रीज प्लाक मास होता है, ठीक है। ग्रोथ इसी तरह से हो रही होती है ना। ग्रोथ किस तरह से करता है बैक्टीरिया, पेलिकल के साथ अटैच होकर लेक्टिन के थ्रू जो है ना अपनी बिल्कुल परमानेंट लिंकेज करके अपनी एक्यूमुलेशन करेगा, ठीक है, और फिर प्लाक मास को भी बढ़ाएगा। डेंटल प्लाक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन, अब जो डेंटल प्लाक की ग्रोथ है ना वो किस तरह से डिपेंड्स होती है,
किस पर डिपेंड होती है? तो ग्रोथ या एडिशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया। ग्रोथ जो होती है, अब ये ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया ना, अब ये या तो जो ग्रो कर रहा है मतलब ये मतलब बढ़ रहा है, डेंटल प्लाक फैल रहा है, ठीक है। तो ये या तो ये है कि न्यू बैक्टीरिया एंटर हो रहे हैं आपकी ओरल कैविटी में, और उसके साथ जो है ना जो पहले से प्लाक बना हुआ है उसके साथ जो बैक्टीरिया है उसके साथ मिल रहा है। तो ग्रोथ विया एडिशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया, या तो इस तरह से इस पर डिपेंड करेगा जो डेंटल प्लाक की ग्रोथ है ना, या फिर क्या करेगा ग्रोथ विया मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अटैच बैक्टीरिया। जिस तरह से मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया प्लाक के साथ अटैचमेंट करके अपनी मल्टीप्लिकेशन करवाता है और साथ साथ तबाही भी मचाता है, ठीक है। तो या तो ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करवाता है या तो ये दूसरी न्यू बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट करता है, ठीक है। तो डेंटल प्लाक ग्रोथ किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? ए और बी दोनों पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, वाइवा लिहाज से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से भी, ठीक है। डेंटल प्लाक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ या एडिशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया, ये ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अटैच बैक्टीरिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया है। ये हमने ग्रोथ एंड एक्युमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ लिया। उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि द इनिशियल बैक्टीरिया दैट कोलोनाइज द पैलिकल सरफेस आर मोस्टली ग्राम पॉजिटिव। तो बेटे ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इनिशियल बैक्टीरिया होता है जो कोलोनाइज होता है पैलिकल सरफेस से, ठीक है। पैलिकल के साथ जो इनिशियल बैक्टीरिया आपके मिलता है वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव होता है, इसको आप याद रखें। और लेट हमने क्या बताया था, मोटाइल ग्राम नेगेटिव वर्ड्स बताए थे, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर नहीं लिखा तो लिख लो साथ। अच्छा, फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज एक्टिनोमाइसिस, विस्कोसिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सिंगुइस, ठीक है। ये क्या है? फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एवरी प्लाक मिच्योर, जिस तरह से वर्म कोलोनी के साथ साथ प्लाक मिच्योर होता है तो सेकेंडरी कोलोनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी कोलोनाइजेशन ऑफ प्रियोटेला इंटरमीडिया एंड कैप्नोसाइटोफेगा एंड क्या है प्रोफाइरोमोनाज जिंजेवलिस टेक प्लेस। तो ये आपने याद रखनी है कि सेकेंडरी कोलोनाइजेशन में ये वाली होती है, जो कि मैंने आपको अर्ली कोलोनाइजेशन में याद करने को कहा था, ठीक है। तो उसी को अपने दिमाग में याद रख लें, कैप्नोसाइटोफेगा, ठीक है। और इस वाले को भी याद रख लें, प्रोफाइरोमोनास जिंजिवैलिस, ठीक है। इन दो नामों को याद लाजमी रख लें। एक ये भी है, अगर इसको ना भी याद रखना चाहे तो अपनी मर्जी है। तो ये तीनों मैंने जो बताए हैं ना, ये सारे वो हैं जो इनिशियल बैक्टीरिया है जो कि कोलोनाइज करते हैं पैलिकल के साथ। पहला क्या है? ग्राम पॉजिटिव को तो आपने पी जाना है, इसको तो सबसे पहले आपने बताना है। उसके बाद आपने क्या बताना है? एक्टिनोमाइसिस, जो कि मैंने अर्ली कोलोनाइजर में आपको बताया था, ठीक है। उस साथ साथ आपने स्ट्रेप्टोकोकस सिंगुइस को भी याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है? फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में रह सकते हैं। और दूसरा क्या है? प्लांट जैसे ही मिच्योर होता है और सेकेंडरी कोलोनाइजेशन होती है तो फिर आपको के पास किसकी वो हो जाती है? कोलोनाइजेशन कैप्नोसाइटोफेगा और प्रोफाइरोमोनास जिंजेवलिस, ठीक है, और प्रियोटेला इंटरमीडिया। सो आई होप कि आपको समझ आ रही है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपको अर्ली कोलोनाइजर देखें इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने बताए थे वही आगे भी आए हैं जो आपने याद रखने हैं। अच्छा, ये तो हो गया है ना, अब आगे चलो। अब है फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लाक। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको या तो हम स्टॉप कर दें, नेक्स्ट से स्टार्ट करें, या इसी को कंटिन्यू रखें। हम यहाँ से ना नेक्स्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको चाहिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि सीक्वेंस वाइज देखें। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखेगा।